हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। तो फिर गाइस, आज हम देखने वाले हैं क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको समझना बहुत ही आवश्यक है ना। क्योंकि इसको जाने बिना जो है हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में किस प्रकार से जो है डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग होता है ना, डी ऑर्बिटल का विपाटन किस प्रकार से होता है वो हम नहीं जान पाएंगे। तो फिर उसको समझने के लिए जो है गाइस, हमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो फिर चलिए देखते हैं कि आखिर क्या होता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो फिर इस सिद्धांत को जो है आयनिक क्रिस्टलों के लिए प्रतिपादित किया गया था गाइस, इस कारण जो है इसे क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत जो है कहते हैं। ठीक है, नाम से स्पष्ट है, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत है ना। तो फिर इसको किसके लिए प्रतिपादन किया गया था? क्रिस्टल के लिए। ठीक है, आयनिक क्रिस्टलों के लिए प्रतिपादित किया गया था, इस कारण जो इसे क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत कहते हैं। अब देखते हैं, इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है सर्वप्रथम एच बेथे एवं वॉन ब्लैक ने किया था। ठीक है, तो फिर इसका जो प्रतिपादन है गाइस वो एच बेथे और वॉन ब्लैक ने किया था। अब देखते हैं गाइस, यह सिद्धांत मुख्य रूप से केंद्रीय धातु आयन के डी कक्षक तथा उसके चारों ओर उपस्थित लिगैंडों के पारस्परिक संबंध को दर्शाता है। देखिए गाइस, कोई भी कॉम्प्लेक्स है ना, हमने बहुत सारे कॉम्प्लेक्स पढ़ा है। तो फिर उसमें क्या होता है, केंद्रीय धातु आयन होता है और लिगैंड होते हैं ना। तो फिर इस सिद्धांत में जो है हम केंद्रीय धातु आयन और लिगैंड के बीच कौन कौन से संबंध होता है उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर केंद्रीय धातु आयन जो होता है गाइस, उसके डी कक्षक से लिगैंड्स का क्या संबंध है वो हम जो है इस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में देखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। ठीक है गाइस, तो फिर कौन कौन से इसके मुख्य बिंदु है वो हम देख लेते हैं पहले। उससे पहले मैंने एक डायग्राम बनाया है, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पर जो है मैंने कुछ नहीं, मतलब एक कॉम्प्लेक्स बनाया है। यहाँ पर जो है केंद्रीय धातु आयन है, ठीक है, जिस पे प्लस धन आवेश है ना, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये चारों जो है लिगेंड्स हैं जो कि केंद्रीय धातु आयन को घेर के रखे हैं। ठीक है, तो फिर इस प्रकार से जो है लिगेंड जो है व्यवस्थित होते हैं केंद्रीय धातु आयन के चारों ओर। ठीक है, और लिगेंड्स में जो है माइनस चार्ज होता है। तो फिर चलिए इसका जो मुख्य बिंदु है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार केंद्रीय धातु आयन के चारों तरफ लिगैंड जो है उपस्थित होते हैं। ठीक है, जो कि डायग्राम में दिख ही रहा है कि केंद्रीय धातु आयन के चारों ओर जो है लिगैंड्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, धातु आयन प्लस लिगैंड कॉम्प्लेक्स का निर्माण करेगा, है ना। ये धातु आयन और ये लिगैंड्स दोनों मिल करके जो है कॉम्प्लेक्स का निर्माण करेंगे। ठीक है, संकुल बनाएंगे। अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं, केंद्रीय धातु आयन तथा लिगैंड्स द्वारा संकुल निर्माण के समय लिगैंड बिंदु आवेश के रूप में अपने ऋणात्मक सिरे की ओर से धातु आयन की ओर अग्रसर होते हैं। ठीक है, जो कि मैंने आप लोगों को बताया कि लिगैंड जो है वो ऋणावेशित होते हैं। ठीक है, तो फिर ये अपने ऋणात्मक सिरे के द्वारा जो है केंद्रीय धातु आयन की ओर गमन करते हैं कॉम्प्लेक्स निर्माण के लिए। ठीक है, तो फिर वही यहाँ पे लिखा है कि जो लिगैंड्स हैं वो अपने ऋणात्मक सिरे के द्वारा जो है केंद्रीय धातु आयन की ओर गमन करते हैं। अब देखते हैं, केंद्रीय धातु आयन के पांचों डी ऑर्बिटल की ऊर्जा समान होती है। अतः जैसे ही लिगैंड्स का ऋणात्मक सिरा धातु आयन के पास जाता है तो 5 डी ऑर्बिटल की ऊर्जा है ना, यानी कि पांचों डी ऑर्बिटल्स की ऊर्जा जो है एक साथ बढ़ जाती है। ठीक है, अब देखिएगा, इस जो डी ऑर्बिटल है ना केंद्रीय धातु आयन का, उनकी ऊर्जा जो है समान होती है। जब ये लिगैंड्स अपनी ऋणात्मक सिरे के द्वारा केंद्रीय धातु आयन के पास जाता है ना, तब जो है इनकी ऊर्जा जो है बढ़ जाती है। तो फिर मैंने यहाँ पर देखिए, पहले डी ऑर्बिटल मैंने यहाँ पर लिखा है, जब लिगैंड से इनके पास आते हैं तो फिर इनकी ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है और ये यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, तो फिर ये लिखना है कि जब लिगैंड्स केंद्रीय धातु आयन के पास आ जाते हैं तो केंद्रीय धातु आयन की जो डी ऑर्बिटल की ऊर्जा है वो बढ़ जाती है। अब देखते हैं गाइस, इसके पश्चात जो डी ऑर्बिटल लिगैंड्स के मार्ग में आते हैं उनकी ऊर्जा और ज़्यादा बढ़ जाती है, तथा जो लिगैंड्स के मार्ग में नहीं आते हैं उनकी ऊर्जा कम हो जाती है। यहाँ पर देखिएगा, इस लिगैंड जब आ रहा है तो फिर इनकी ऊर्जा जो है बढ़ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ ऐसे ऑर्बिटल भी होंगे जो लिगैंड्स के मार्ग में आएंगे। ठीक है, तो फिर जो ऑर्बिटल जो है लिगैंड्स के मार्ग में आते हैं उनकी ऊर्जा और ज़्यादा बढ़ जाती है, और जो लिगैंड्स के मार्ग में नहीं आते हैं उनकी ऊर्जा जो है कम हो जाती है। ठीक है, तो फिर वही यहाँ पर लिखा है। तो फिर इस प्रकार से जो है गाइस, जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो 2 पार्ट्स में जो है डिवाइड हो जाता है, और यही 2 पार्ट्स में डिवाइड होना ही जो है डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग कहलाता है। ठीक है, यानी कि डी ऑर्बिटल का विपाटन कहलाता है। तो फिर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है गाइस, मैं जस्ट एग्जांपल के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ।
ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि जो जो ऑर्बिटल है वो T2G और EG में जो है टूट जाता है ना, तो फिर EG जो है इधर ऊपर आता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में और T2G जो है नीचे आता है। तो फिर वही यहाँ पे लिखा है कि जो ऑर्बिटल की जो ऊर्जा है वो बढ़ेगी और कुछ का कम होगा, तो फिर जो बढ़ेगी वो ऊपर जाएगा और जो जिसका कम होगा वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो फिर इस प्रकार से जो है डी ऑर्बिटल 2 पार्ट्स में जो है डिवाइड हो जाता है। ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल अलग से मैं बनाऊंगा, है ना, उसके लिए वीडियो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अब देखते हैं इस प्रकार जो है डी ऑर्बिटल 2 भागों में जो है बढ़ जाता है। ठीक है, तो फिर एनर्जी में डिफरेंट होने के कारण जो है, यानी कि कुछ का बढ़ेगा और कुछ का कम होगा, जिसके कारण जो है डी ऑर्बिटल 2 पार्ट्स में जो है डिवाइड हो जाता है। तो फिर ये रहा गाइस हमारा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आया है तो फिर प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों में भी शेयर करेंगे ताकि इनको फ़ायदा हो। और थैंक यू गाइस मेरे वीडियो को वॉच करने के लिए।